मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 6 का 5th चैप्टर है साइंस का, जिसका टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। यानी कि जितने भी हम पदार्थ देखते हैं आसपास, उनको हम कैसे अलग करते हैं, उनकी विधियां क्या हैं, वह सब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों का पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी के माध्यम द्वारा हम अलग करते हैं, जैसा कि चित्र में दोस्तों दिया गया है 5.1 में। चाय की पत्तियों को चलनी द्वारा पृथक करना, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि चित्र 5.2 में दोस्तों दिया गया है। देखो, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, चित्र है 5.2। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, और ये बात आप सभी लोग मित्रों जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, अध्याय 3 में हमने आपको बताया है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें हम सावधानीपूर्वक बाहर हटा देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। यही सब करने की आप कोशिश करेंगे। ऐसा करना सरल प्रतीत होगा, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों, जिन्हें आप आराम से पृथक नहीं कर सकते, जैसे रेत और नमक, अगर इनको दे दिया जाए तो आप इस तरीके से बीन कर इनको आप अलग नहीं कर सकते। दोस्तों, देखते हैं क्रियाकलाप 5.1। क्रियाकलाप कौन सी देखते हैं? फर्स्ट देखते हैं, और सारणी देखते हैं दोस्तों 5.1। 5.1 में क्या दिया गया है, ध्यान से हम लोग देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, जैसे देखो 5.1 में दिया गया है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। एक तरफ दिया गया पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा दिया गया है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और तीसरा दिया गया पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। जैसे चावलों से पत्थर को पृथक करना, हम सभी लोग चावल खाते, उससे हम चावलों से पत्थर को पृथक करते, लेकिन किस लिए? देखिए, उद्देश्य को समझते हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं। ठीक है, दोनों उपयोगी हैं, और हम क्या करते हैं? पृथक्कृत अवयव में देखें, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, यानी कि पत्थर को हम नहीं खा सकते हैं, उसे हटा देते, फेंक देते हैं। देखते हैं, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी, जो अनुपयोगी है उसे हम हटा देते हैं, या यूं कहें अशुद्धियों को भी हम फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, तो इसमें क्या है? हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं, इनके गुणधर्म अलग अलग होते, भिन्न होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण में दोस्तों सबसे पहली विधि दी गई है हस्तचयन। हस्तचयन क्या होता है? जैसा कि दोस्तों क्रियाकलाप 2 में दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को आप चावल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, उसमें कुछ कंकड़ दे दीजिए, तो वह बीन बीन कर उनको अलग कर सकता है। और ऐसा दोस्तों चित्र भी दिया गया, देखो 5.3 में, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन द्वारा अलग करना। ये सब हम लोगों ने भी घर पे कभी ना कभी किया होगा। दोस्तों, दूसरी विधि है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों या गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक कर सकता है?
आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इनकी डंडियों को तोड़ना असंभव है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको बता रखा है। ठीक है दोस्तों, थ्रेसिंग आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, समझते होंगे। चित्र देखते हैं 5.4। एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अनाज की उसने कुछ डंडियां पकड़ रखी हैं, धान की या गेहूं की जिसकी भी हो, वह उसे पीट पीट कर करते हैं उनको, फिर वो धान और गेहूं को अलग करते हैं। जब वो लगातार उनको पीटते हैं तो उससे धान और गेहूं को वो लोग अलग कर लेते हैं। दूसरी विधि देखते हैं, निष्पापन। हम लोग सभी लोग जानते हैं निष्पापन क्या होता है। क्रियाकलाप 3 में देखिए दोस्तों, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को क्या करना, किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रख लीजिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों को कणों के आमाप है समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इनको अलग कर सकते हैं? आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। फिर क्या करना है, कंधे की ऊंचाई तक ले जाना है। फिर धीरे धीरे आप इनको नीचे डालेंगे। जब दोस्तों नीचे डालेंगे तो वायु के अनुसार जिस दिशा में वायु चल रही है उधर हल्के पदार्थ चले जाएंगे, भारी वाले नीचे गिर जाएंगे। तो इसी को कहते हैं, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को हम निष्पापन विधि कहते हैं। यानी कि जिसमें पवन का उपयोग हो, हवा का उपयोग हो। निष्पापन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, चित्र 5.5 में निष्पापन विधि दी गई है। देखिए किस तरीके से महिला कर रही, ऊपर से डाल रही है, तो जो आपके हल्के पदार्थ हैं जैसे भूसा हो गया, वो धीरे धीरे अलग हो रहा है। जो अनाज हो रहा है वो एक जगह एकत्रित दोस्तों हो रहा है। अब दोस्तों देखते चालन यानी कि छानने वाली विधि। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, आपने आटे से व्यंजन बनाए होंगे, चोकर को अलग किया होगा, उसको छानते होंगे, वही इसमें बताया गया है। इसमें दोस्तों 5.6 देखो, एक व्यक्ति आटे को छान रहा है, तो जब आटे को छानेगा तो भूसी अलग हो जाएगी दोस्तों। आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते, जबकि बड़ी शुद्धियाँ प्रायः चलनी में रह जाती हैं। इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, आराम से इस पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों के भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। चलो चित्र दिखाते हैं दोस्तों आपको 5.7। देखिए दोस्तों, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक कर रहा है व्यक्ति। आप सभी ने मोरंग को छानते हुए या कभी ना कभी छाना होगा या देखा जरूर होगा। मोरंग से हम महीन मोरंग को अलग कर लेते हैं और उसके जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्रियाकलाप हम देखते हैं 4। क्रियाकलाप 4 में बताया है कि आप अपनी क्लास में क्या करें, एक छन्नी लाएं, थोड़ा सा आटा लाएं और उसको आप छान कर देखें। ठीक है, या चाक का पाउडर बनाइए, आटे के साथ मिलाइए। इस प्रकार का चालन किस चालन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, इस विधि के बारे में भी समझेंगे दोस्तों। अब आते हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पापन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे अलग करते हैं दोस्तों, यह बताते हैं। दोस्तों प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। फिर दोस्तों ध्यान देना कि जल में हम कुछ पदार्थ मिलाते हैं, जो पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तारण। यानी कि जब हमारी दाल बैठ गई, जो गंदा पानी था उसको हमने फैला दिया, इस विधि को हम दोस्तों निस्तारण कहते हैं। और इसको दोस्तों हम बताते हैं आपको कौन से चित्र में दिया गया, 5.8 में। देखिए दोस्तों, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया गया। पहले गिलास में क्या दिया गया दोस्तों? हमने कोई चीज़ घोली, अब वो नीचे बैठ गई। ठीक है, फिर हमने पानी को दूसरे गिलास में कर लिया तो वो चीज़ निकल कर आ गई। तो ये चीज़ इस चित्र में दोस्तों समझाई गई है।
यह सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण पृथक द्वारा अलग करते हैं। दोस्तों देखते हैं, फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? छन्नी का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं, फिल्टर करना। सीधी सी बात है, हम लोग फिल्टर वाला पानी पीते हो तो छोटे छोटे कणों को भी सुरक्षित अलग साइड कर लेता ताकि शुद्ध पानी हमको मिल सके। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना, कायदे से छानना। ठीक है दोस्तों, 5.1 में हमने आपको दिखाया है। अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल को उदाहरण पर विचार करें। हम अब सपोज दैट मान लो किसी तालाब से आप पानी लाए, वो स्वाभाविक गंदा होगा, उसे हम कैसे अलग करेंगे? तो फिल्टर निस्यंदन विधि द्वारा उसे ही हम निकालेंगे। अब क्रियाकलाप 5 में देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप 5 में क्या दिया गया? तालाब या नदी का पंकिल जल लाइए। पंकिल मतलब होता गंदा जल। यदि ये ना मिल सके तो एक गिलास जल लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर सावधानी पूर्वक आप इसको देखें क्या हो रहा है। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे जल में आप पलट लीजिए। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को अभी हमने दोस्तों आपको क्या बता रखा है? निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण। ठीक है। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। निस्यंदन मतलब फिल्टर कीजिए। चाय वाली छन्नी से यह कार्य कीजिए। अब फिर क्या देखते हैं दोस्तों, कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदित करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है, यानी कि उसे छाना जा सकता है। अब दोस्तों क्या होगा, देखते हैं कि हम उसे धीरे धीरे फिर फिल्टर के माध्यम से करते हैं, जैसा कि 5.9 और 5.10 में दिया गया है। हम क्या करते हैं, शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ते हैं, उसे तैयार करते हैं, फिर 5.10 में दिए गए फिल्टर पत्र के उपयोग द्वारा उसे निस्यंदन करते हैं, यानी कि पूर्णतया छानते हैं। इसके बाद जल हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? शुद्ध हो जाता है। अब साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को हम कैसे अलग करते हैं? निस्यंदन विधि द्वारा, यानी कि छानकर ही तो पीते हैं। आपने देखा होगा पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण के कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। दोस्तों आते हैं वाष्पन। हम सभी लोग जानते हैं जल को अगर हम गर्म करते हुए धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को ही वाष्पन हम कहते हैं। अब क्रियाकलाप 6 देखते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप इस क्रियाकलाप में दोस्तों इस चित्र में आपको बताते हैं। आप क्या देखते हैं, देख डायरेक्ट चित्र पे आते हैं। 5.11 नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे जो जल है आपका वह वाष्पित हो जाएगा और आपका दोस्तों बचेगा सिर्फ और सिर्फ नमक। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में किस तरीके से नमक प्राप्त किया जाता है, इसी विधि के द्वारा। वो हम आपको चित्र 5.12 यानी कि 12 में दिखाएंगे। देखिए समुद्र जल से नमक प्राप्त करने कैसे होता है, ये हम आपको बताने वाले दोस्तों हैं। देखिए दोस्तों कैसे खेत की तरीके इन्होंने बना रखा है और इसमें समुद्र का जल एकत्रित किया जाता है, वह धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और उससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? नमक प्राप्त कर लेते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में आपको बताया और समझाया भी है। अब क्रियाकलाप देखते हैं 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। आप रेत और नमक को हाथों द्वारा अलग नहीं कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप ये देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था?
अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। आप केतली की टोटी से भाप निकलती देख सकते हैं। आपको हम दोस्तों दिखाते हैं 5.13। वाष्पन तथा संघनन ने केतली को गर्म किया और जहाँ टोटी से भाप निकल रही थी वहीं पर मैंने एक धातु की प्लेट लगा दी, उसके ऊपर बर्फ रख दी और एक पात्र में उससे जो वाष्प बन के आ रहा था उसको हमने अलग एकत्रित किया। इसको ही दोस्तों क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम दोस्तों संघनन कहते हैं। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे, इस प्रकार हमने मिश्रण, नमक, रेत तथा जल की निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग सफलतापूर्वक पृथक किया। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? दोस्तों इसमें हम देखते हैं क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा ग्लास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी दोस्तों। और फिर इसमें क्या होता है कि आधा कप जल बीकर में डालिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक मिलाइए जब तक कि 1 चम्मच यह पूरी तरह से ना घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए। अब जब तक डालिए जब तक ये घुलना एकदम बंद ना कर दे। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं कि कुछ ऐसा नमक हो जाता है जो अविलेय है, यानी कि घुल नहीं रहा है। इसका दोस्तों अर्थ यही हुआ कि जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है दोस्तों। संतृप्त विलयन क्या होता है कि उसमें वह पदार्थ घुलना ही बंद हो जाए, उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों यहाँ एक संकेत है जो बताता है कि उस समय समता क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत को हमने अलग करने की कोशिश की थी। चलो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं, हाँ, क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आप यह देख सकते हैं? वह धीरे धीरे घुलने लगता। जब हम जल को गर्म करते हुए धीरे धीरे घुलने लगता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देगा? इस क्रियाकलाप को हम सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ठंडे होने पर नहीं। क्रियाकलाप 10 देखते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और दोस्तों क्या करते हैं, इसको बताते हैं, तब तक मिलाइए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है आप 5.2 में आप लिख सकते हैं। दोस्तों तब तक मिलाइए जब तक मिलना एकदम बंद ना हो जाए। हमने इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के पृथक्करण की विधियों को पढ़ा है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रमुख शब्द। मंथन मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों, दूध में यूँ इस्तेमाल होता है। संघनन आपको हमने बताया जो वाष्पन पानी के रूप में आता। निस्तारण आपको बताया जो एकदम बैठ जाए। वाष्पन मैंने आपको बताया जो जलवाष्प के रूप में। निस्यंदन आपको बताया कि अलग किया जाता है जिसको फिल्टर बोलते हो। हस्तचयन हाथों द्वारा। संतृप्त विलयन जिसमें कोई भी पदार्थ मिले ही ना, एकदम मिलने की उसकी क्षमता ही खत्म हो जाए। अवसाधन आपको हमने बताया है। चालन बताया है। विलयन, थ्रेसिंग, निष्पापन। अब आते हैं दोस्तों सारांश। हस्तचयन, निष्पापन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्रों को हस्तचयन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पापन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अवलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन में गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों का विभिन्न मात्राएं घोलता है।
दोस्तों अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती, दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले चावल ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चावल से हमें पत्थर अलग करना है क्योंकि हमें चावल खाना है, पत्थर को फेंकना है। और दूसरा हम ले सकते हैं दोस्तों चाय पत्ती और चाय पत्ती को अलग करना है और चाय को पीना है। निष्पापन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, हमने बताया था जैसे आप इनको फसलों में इस्तेमाल करते हैं, गेहूं को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके भारी पदार्थ होते हैं वह नीचे रह जाते हैं, जो हल्के होते हैं जस्ट लाइक भूसा वो अलग हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक कर सकते हैं। इसको हम दोस्तों धोकर प्रयोग कर सकते हैं। धो लें तो धूल के कण और धूल के मिट्टी कण हैं सारे के सारे हट जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, चालन से क्या अभिप्राय, यह कहाँ उपयोग होता है। चालन यानी कि छानना, इसे हम चाय छानते हैं, मोरंग वगैरह भी छानते हैं, आपने देखा होगा। 5 नंबर देखते हैं, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करते हैं। दोस्तों तो प्रश्न था आपका 5, इसमें हम क्या करते हैं, जल में हम जल मिलाते हैं तो जल क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जो आपका रेत होता है वह तली में बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर देखते हैं, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव, अगर हाँ तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना होगा, कोशिश करनी होगी, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर देते हैं, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करें, निस्यंदन यानी कि फिल्टर के माध्यम से। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है मित्रों। खा नंबर देखते हैं, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़लते हैं यानी कि डालते हैं तो मलाई उस पर रह जाती, पृथक्करण की क्रिया क्या है, यह दोस्तों कहलाती है आपकी छानने वाली विधि। ठीक है दोस्तों। ग नंबर, समुद्र के जल से हम वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल आप हम प्राप्त नमक करते हैं दोस्तों। ठीक है। ग नंबर फिर सुन लो, समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। घ नंबर देखें, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो औषधियाँ तली में बैठ जाती हैं, इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं और इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं, निस्तारण। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 जो आपको बताना है सत्य और असत। का नंबर देखते हैं, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। खा नंबर देखते हैं, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पासन विधि द्वारा लग के, बिल्कुल नहीं। गा नंबर, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। हम नहीं, हाँ चाय की पत्तियों को चाय से कर सकते हैं निस्यंदन यानी कि फिल्टर द्वारा। घा नंबर, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा कर, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब दोस्तों आते हैं अंतिम प्रश्न पर 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है, आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में। दोस्तों पहले चीनी घोल लेंगे उसके बाद बर्फ को डालेंगे, अगर पहले डाल देंगे तो वह चीनी घुलेगी नहीं। किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव है दोस्तों, पहले वाले में, यानी कि हम पहले चीनी घोल लें उसके बाद दोस्तों हम उसमें बर्फ़ डालें, उसके बाद उसको ठंडा करें। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे भी आपको चैप्टर मिलते रहेंगे लगातार। थैंक यू एंड सो मच।